डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। पिछली कक्षाओं में हम लोग बाल अपराध का अध्ययन कर रहे थे और इनमें हमने अभी तक बाल अपराध के बारे में पढ़ा, इसके कारण जाने और साथ ही किस तरह से इसकी रोकथाम की जाती है, इसके अलग अलग मेजर्स का अध्ययन किया। आज हम बाल अपराध के उपचार का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से माता पिता, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और सोसाइटी अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, जिससे कि बाल अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ उसका उपचार भी किया जा सके। इसके लिए कुछ विधियां काम में ली जाती हैं। पहला है वैधानिक उपाय, दूसरा मनोवैज्ञानिक विधियां या साइकोलॉजिकल मेथड्स, सामाजिक, पारिवारिक और स्कूल के शिक्षकों का प्रयास और मनोविश्लेषणात्मक विधियां। इसके उपाय के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लेजिस्लेटिव मेजर्स का, यानी वैधानिक उपाय। भारतवर्ष में बाल अपराधियों के सुधार का कार्य सबसे पहले सन 1850 में प्रारंभ हुआ था। आज अनेक संस्थाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं और इसमें सबसे पहले आते हैं प्रवीक्षण गृह यानी प्रोबेशन होम्स। प्रवीक्षण गृहों की स्थापना प्रवीक्षा कानून 1958 के तहत की गई थी। यूपी फर्स्ट ऑफेंडर प्रोबेशन एक्ट के अनुसार इसमें केवल उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है या जिन्होंने पहली बार अपराध किया हो। ऐसे बाल अपराधियों को अदालत सुधार हेतु प्रवीक्षण गृहों में छोड़ती है, जहां उन्हें प्रवीक्षण अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर्स की देखरेख में रखा जाता है। वे उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं और उनके दैनिक जीवन के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर उन्हें निःशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। प्रवीक्षण गृहों में प्रवीक्षण अधिकारी बाल अपराधी पर पूरी नज़र रखते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे दंड का भय दिखाकर, डांट फटकार करके रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। वो ये देखते हैं कि अपराधी में वांछित सुधार हो रहा है या नहीं। उत्तर प्रदेश में अब तक 17 प्रवीक्षण गृहों की स्थापना हो चुकी है और 1957 से अब तक 6000 से भी अधिक बाल अपराधी प्रवीक्षण अधिकारियों के संरक्षण में रखे गए हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। बाल अपराधियों की आदतों में व्यापक सुधार देखा गया है। प्रवीक्षण व्यवस्था के उपयोगी होने के कई प्रमुख कारण रहे हैं, जैसे कि बाल अपराधी को सुधारने का पूरा मौका मिलता है, बाल अपराधी को सही निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है, बाल अपराधियों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है ताकि उनमें वांछित सुधार हो सके और वे एक सुयोग्य नागरिक बन सकें। इसके अलावा सुधार स्कूल यानी रिफॉर्मेटरी स्कूल्स को अगर हम देखें तो सुधार एक्ट 1897 के तहत सरकारों को सुधार विद्यालय चलाने का अधिकार दिया गया था, जिसमें केवल 15 वर्ष तक के बाल अपराधियों को ही रखा जाने का प्रावधान था, परंतु अब यह सीमा बढ़ाकर 18 वर्ष तक कर दी गई है। इन स्कूलों में केवल उन बाल अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें अदालत से रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों की कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के लिए इन्हें रखा जाता है। सुधार गृहों का मुख्य कार्य बालक को अपराध प्रवृत्ति से मुक्त कराकर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करना है। यहाँ इन्हें नैतिक शिक्षा तो दी ही जाती है और साथ साथ व्यवसाय संबंधी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे कि बढ़ाईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, लुहारगिरी, चमड़े का सामान तैयार करना, पंप ठीक करना और मैकेनिक के कार्य आदि।
ताकि जब वे सुधार गृहों से बाहर आएं तो वो इन कार्यों को करके स्वयं ही अपना जीविकोपार्जन कर सकें, स्वावलंबी बन सकें। हिसार सुधार स्कूल में 15 वर्ष तक के बाल अपराधियों को 5 वर्ष के लिए रखा जाता था। इन्हें 8वीं कक्षा तक की शिक्षा के बाद कुछ तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यदि सुधार स्कूल के सांख्यिकी पर एक नज़र डाली जाए तो भारत में सन 1975 तक 101 सुधार स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें 4 आंध्र प्रदेश में, 5 केरल में, 7 गुजरात में, 8 उत्तर प्रदेश में, 10 कर्नाटक में, 20 तमिलनाडु में और 40 महाराष्ट्र में स्थापित हैं। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पौंडीचेरी आदि राज्यों में भी एक सुधार विद्यालय की स्थापना की गई है। सन 1975 तक 6,460 बाल अपराधियों में से 84.3% अपराधी लड़के और 15.7% लड़कियां थीं। सुधार स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बालकों की आदतों में सुधार लाना है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे दंड की अवधि समाप्त होने पर अर्थोपार्जन कर अपना जीवन फिर से प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा बाल अपराधियों के सुधार में बोस्टल संस्थाओं का भी बहुमूल्य स्थान है। इन संस्थानों में उन बाल अपराधियों को रखा जाता है जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष तक होती है। यहाँ उन्हें कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए रखा जाता है, मगर उन्हीं बाल अपराधियों को रखा जाता है जिन्हें अदालत द्वारा कम से कम 3 वर्ष की सज़ा मिली हुई होती है। बोस्टल संस्थाओं की उत्पत्ति का भी अपना इतिहास है। बोस्टल शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के बोस्टल नामक ग्राम से हुई थी। सबसे पहले इसी बोस्टल ग्राम में सन 1902 में रिचेस्टर जेल को बालक के सुधार गृह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इंग्लैंड के अपराध निवारण अधिनियम 1908 के तहत यह व्यवस्था थी कि 16 से 21 वर्ष के बालकों को सामान्य कारागार में अपराधियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा किया जाना पूर्णतः संस्थाओं की स्थापना के अंतर्गत किया गया है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बालकों को नैतिक शिक्षा के द्वारा सुधारना और फिर अपराध की दुनिया में अपना कदम नहीं रखें वो यह सुनिश्चित करना है, और इसके लिए इन्हें घरेलू कार्यों के साथ साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। पोस्टल संस्थाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, बंद बोस्टल संस्थाएं और खुली बोस्टल संस्थाएं। बंद बोस्टल संस्थाएं तो एक जेल की तरह होती हैं। ये देख रहे हैं आप चित्र में बंद बोस्टल संस्थाएं जो कि एक जेल की तरफ होती हैं, परंतु इनके गेट खुले रहते हैं। जेल की तरह ही यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची 4 दीवारी होती है। यहाँ बाल अपराधियों के साथ सामान्य और क्रिमिनल अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। खुली पोस्टल संस्थाएं एक शिविर की भांति होती हैं। यहाँ कोई 4 दीवारी नहीं होती, बालक के ऊपर कठोर नियंत्रण और बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ बालकों को नैतिक शिक्षा के द्वारा सुधारने का प्रयास किया जाता है। इन्हें सामान्य शिक्षा के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा बाल न्यायालय जो हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ सर्टिफाइड स्कूल्स होते हैं, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनमें कि बाल अपराधियों की दंड की अवधि पूरी होने पर उन्हें अपने संरक्षण में लेकर सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इन संस्थाओं में बच्चों को 6 महीने तक रखा जाता है और जिसमें उन्हें कई तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, टोकरी बुनना, कुर्सी बुनना, चमड़े का बैग बनाना आदि। इसके अलावा कुछ एडोलेसेंट होम्स या किशोर गृह होते हैं जहां बच्चों को रखा जाता है। पोषण गृह और सहायक गृह भी होते हैं। कुछ विशेष गृह होते हैं और अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति जो है वो भी उन्होंने भी यह सुझाव दिया है कि पुलिस और जन सहयोग जो है बनाए रखा जाना चाहिए
और इसके लिए महिला थानों और महिला पुलिस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स भी किशोरों के लिए रखे जाने चाहिए, जैसे कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बच्चों को, जिसमें कि सोशलाइजेशन स्किल्स यानी सामाजिक होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉपिंग स्किल्स, प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड और सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो बच्चों इस तरह से ये सभी मेजर्स अपना करके, जिसमें कि स्कूल का रोल्स, पेरेंट्स का रोल्स, समाज का रोल होता है, और इसी तरह से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अगर ज़रूरत है तो साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट देकर भी इस तरह के बच्चों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये था बाल अपराध के बारे में। विभिन्न कक्षाओं में हमने बाल अपराध के बारे में पढ़ा कि बाल अपराध क्या होता है, कौन कौन से अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं, और इसके अंदर स्कूल, पेरेंट्स और सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।